Hi and welcome to Geology Concept. I am Mrityunjay Singh and this is our first lecture on Indian Polity series. आज की क्लास में हम सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ से एग्जामिनर बेसिकली हमसे टेस्ट करता है दैट डू वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. साथ ही साथ क्या हमें भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसमें हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स कवर होते हैं, इनके बारे में हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कितनी है. सो बेसिकली इंडियन पॉलिटी हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% क्वेश्चंस आपको इंडियन पॉलिटी से देखने के लिए मिल जाएंगे. इफ़ एनीबडी वांट्स टू प्रिपेयर दिस पोर्शन ऑफ द सिलेबस देन ही मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के संविधान और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. बट as we already know that Indian constitution is one of the longest written constitution in the world. ये इतना बल्कि और एक लेंदी डॉक्यूमेंट है दैट करेंटली इसके 25 पार्ट्स हैं. 25 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के एंड एवरी पार्ट कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनाइट नंबर ऑफ आर्टिकल्स. अगर मैं इन सभी पार्ट्स के आर्टिकल्स को जोड़ दूँ तो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 448 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक एस्पिरेंट के लिए इन सबको समझ पाना और इन सभी आर्टिकल्स को याद कर पाना एक डिफ़िकल्ट चैलेंज बन जाता है. सो थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एनालाइज एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड आर्टिकल्स. साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिसके थ्रू आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि इंडियन पॉलिटी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में फ्रेम होते हैं. एंड ऑल्सो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर द अपकमिंग पेपर. So if you follow these lecture religiously with me, I will make sure कि इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ. सो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक. आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. एग्जैक्टली हम हिस्ट्री में हुए कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके थ्रू हमारी सोसाइटी और हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट पड़ा. हम सबको पता है भारत को आज़ादी 1947 में मिल गई थी, पर इस आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आया. एक चैलेंज जिसमें हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना था एक डाइवर्स कंट्री, एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री के लिए, उनको यूनाइट कर सके और साथ ही साथ सबको समानता का अधिकार भी दे सके. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टोरी है, सिर्फ संविधान के लिखने की नहीं बल्कि एक नए भारत के विकसित होने की भी है. सो आज हम कुछ हिस्ट्री के ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरलाइन प्रिंसिपल बनाया. इस चैप्टर को आप काफ़ी सारी स्टैंडर्ड बुक्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जान सकते हैं. ये चैप्टर आपको एक ग्लिम्स देता है हिस्ट्री के ऐसे इवेंट्स का जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना और आज वो इतना इफेक्टिव बन पाया. इस पूरे चैप्टर को हम एक स्टोरी फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 1600 सेंचुरी से. ऑन 31 दिसंबर 1600 सेंचुरी ब्रिटेन, जो यूरोप की एक इम्पॉर्टेंट कंट्री थी, यहाँ पे कुछ मर्चेंट्स दे कम टुगेदर, कैपिटलिस्टिक क्लास के लोग, कुछ मर्चेंट्स दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. इनिशियली इस कंपनी को द मर्चेंट एडवेंचरर्स से जाना जाता है. ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे आज के टाइम पे इंडिया में टाटा, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी है, वैसी ये भी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी. इस कंपनी को 31 दिसंबर को एक रॉयल चार्टर ग्रांट होता है वहाँ की मोनार्क के थ्रू. उस समय की जो क्वीन वहाँ पे रूल कर रही थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वो इस कंपनी को एक रॉयल चार्टर, एक टाइप का फरमान जारी कर देते हैं. एंड इस रॉयल चार्टर के अंडर इन्हें दो पावर मिलती है. एक लेजिस्लेटिव पावर, कुछ लेजिस्लेटिव पावर ताकि अपने लिए कुछ कानून बना सकें, और एक मोनोपोली, एक एक्सक्लूसिव मोनोपोली मिलती है टू ट्रेड इन इंडियन ओशन रीजन. अब ये कंपनी जो थी ब्रिटेन को इंडियन ओशन रीजन में रिप्रेजेंट करने वाली थी. बेसिकली इस कंपनी को आज के टाइम पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी.
इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली देयर वर 216 मेंबर्स, ऑल वर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, राइट। सो जैसे हमने बात करा कि सब ट्रेडर्स थे, सब मर्चेंट्स थे। इसका मैनेजमेंट एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स के थ्रू हैंडल किया जाता था। एक गवर्नर जैसे आज किसी भी कंपनी में सीईओ होता है, और 24 डायरेक्टर जैसे किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। ये कंपनी सिंपली एक ट्रेडिंग कंपनी थी, सिंपली एक ट्रेडिंग कंपनी जो ट्रेड करने वाली थी कॉटन, सिल्क, इंडिगो डाई, शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, टी एंड ओपीएम जैसे रॉ प्रोडक्ट्स में। इन रॉ मटेरियल की डिमांड यूरोपियन मार्केट में उस समय बूम पर थी। इवन शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, टी एंड ओपीएम जैसे प्रोडक्ट्स तो लग्जरीज माने जाते थे। सो विद दैट मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन ओशन रीजन में इन प्रोडक्ट्स को गैदर करने निकल जाती है, ट्रेड करने निकल जाती है, और ये 8 साल बाद आती है इंडिया पे। इट टुक देम 8 years टू बी ऑन द शोर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले ये कई सारी सी कंट्रीज़ में जा चुके थे, जैसे इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड। पर 8 साल बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपना पहला ट्रेडिंग डिपोट खोलती है। पहली फैक्ट्री ये 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाते हैं, और दूसरी फैक्ट्री 1612 में 1612 में ये सूरत में इस्टेब्लिश कर देते हैं। इस समय तक इनके जो कैप्टन हॉकिंस थे वो मुगल एम्परर, आपको पता है इंडिया में इस समय तक मुगल एम्पायर स्टार्ट हो चुका था। अराउंड 1526 से बाबर जो फर्स्ट मुगल किंग थे जो इंडिया आए थे, उन्होंने अपना एम्पायर स्टार्ट कर दिया था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और इस समय थ्रोन पर जहांगीर थ्रोन को संभाले हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैप्टन हॉकिंस थे, जहांगीर से कुछ ट्रेडिंग राइट्स, कुछ ट्रेडिंग परमिशन गैदर कर लेते हैं, और इन एंड अराउंड ये अपनी 2 फैक्ट्रीज़ को खोल देते हैं। अच्छा, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये आज की प्रेजेंट डे फैक्ट्रीज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ स्टोर या कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, बेसिकली एक टाइप का स्टोर हाउस थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आसपास के एरिया से जितना भी ट्रेड किया करती थी, उन सभी ट्रेडिंग यूनिट्स को, उन्हीं सब ट्रेडिंग गुड्स को एक जगह स्टोर किया करती थी। ये एक टाइप का गोडाउन था, एक टाइप का स्टोर हाउस था, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर या कुछ असेंबल नहीं हो रहा था। अच्छा, 1612 में ये सूरत में सेकेंड फैक्ट्री खोल देते अपनी, और 1612 ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर था। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडियन पेनिनसुला पे एक्सपैंड करने वाली थी। एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, एक बैटल होती है, बैटल ऑफ स्वली। स्वली एक जगह है सूरत के पास, गुजरात में। एक बैटल होती है बिटवीन ये एक नेवल बैटल थी, कुछ शिप्स के बीच में बैटल थी बिटवीन पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, अभी तक हमें पता है कि यूरोप में नेवी का मॉडर्नाइजेशन हो चुका था, नेवी का मॉडर्नाइजेशन हो चुका था, और यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज इन्हीं मॉडर्नाइज नेवी के थ्रू अलग अलग कंट्रीज से अपना ट्रेड सेटअप कर चुकी थी। इन्हीं में सबसे आगे थी पोर्टुगीज, स्पेन, इंग्लिश, डच, फ्रांस जैसी कंपनीज। इंडियन ओशन रीजन में पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी वो डोमिनेंसी में थी। ये अप्रॉक्सीमेटली ईरान से लेके इंडोनेशिया तक ये अपना डोमिनेंसी को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि हमने देखा 1612 में, कोशिश करती है अपनी सेकंड फैक्ट्री लगाने की सूरत में, जो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अगेंस्ट होती है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से देवर अगेंस्ट ईच अदर, देवर एनिमी। बट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ये बैटल ऑफ स्वली जीत जाती है। ये बैटल बेसिकली ट्रेड डिस्प्यूट्स के ऊपर हुई थी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीत जाती है। ये बैटल 2 वजह से सिग्निफिकेंट है बेसिकली। एक तो ये मॉडर्न नेवी का, जो आज की हमारी जल शक्ति है, उसका रूट बनाती है, उसका प्रीकर्सर बनाती है, उसके फाउंडेशनल रूट्स को तैयार करती है। सेकंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये बैटल जीत जाती है तो मुगल एम्परर जो उस समय जहांगीर थे, उनका इंटरेस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसी इंटरेस्ट को फर्म करने के लिए और इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिटेन से एक डिप्लोमेट को भेजा जाता है, एक एम्बेसडर, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो एक टारगेट लेके आते हैं इंडिया में, दैट ही हैज़ टू अरेंज अ ट्रीटी, ही हैज़ टू अरेंज सम privileges, rights for East India Company so that they can expand in Indian subcontinent। और ये इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। सर थॉमस रो रीच द मुगल कोर्ट। रो सक्सीड इन गेटिंग द इम्पीरियल फरमान, इन्हें एक इम्पीरियल फरमान मिल जाता है, जिसकी वजह से अब ये मुगल एम्पायर में कहीं भी अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकते थे। विद दैट नोट ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देती है। ये सबसे पहले ही अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को सेटअप करती है सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बॉम्बे एंड लास्ट पे कोलकाता जो आपका बंगाल का रीजन है वहाँ पे। इसी एक्सपेंशन को देख के अब बेसिकली इनका ट्रेड जो था, इनका जो बिजनेस था वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो चुका था। अब इसी एक्सपेंशन को देख के ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ चार्टर्स निकालती है। चार्टर्स जैसे हमने देखा रॉयल चार्टर एक टाइप का फरमान था, राइट। इन चार्टर्स के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ मोनोपोली उनकी स्ट्रॉन्ग की जाती है और कुछ और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए जाते हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाती है। इनमें से ही एक इंपॉर्टेंट चार्टर था, चार्टर 1670 का। इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ फाउंडेशनल चेंजेस किए थे। अब जैसे जैसे इनका बिजनेस बड़ा हो रहा था तो इनको लिबर्टी मिल गई थी इस चार्टर के थ्रू दैट दे कैन एक्वायर ऑटोनॉमस टेरिटरी इन इंडिया। साथ ही साथ अब जैसे इनकी फैक्ट्रीज थी, हमने देखा कि पोर्टुगीज की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी एक कंपनी इनके ऊपर इनके अगेंस्ट वर्क कर रही थी, राइट, और एक वॉर आउटब्रेक हो गई, राइट। सो अपने ट्रेडिंग यूनिट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने ट्रेडिंग यूनिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इन्हें लिबर्टी दे दी दैट दे कैन बिल्ड फोर्ट्स अराउंड देयर ट्रेडिंग यूनिट्स, देयर ट्रेडिंग फैक्ट्रीज, राइट। साथ ही साथ उन फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्मी भी ये मेंटेन कर सकते थे, एक छोटी सी ट्रूप मेंटेन कर सकते थे अपने साथ। साथ ही साथ ये किसी के साथ भी वॉर कर सकते थे और पीस ट्रीटी साइन कर सकते थे। ऑल्सो दे कैन एक्सरसाइज सम सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन इन देयर कॉलोनीज। ये भी एक इनको पावर दे दी गई, राइट। सो दे कैन डू जस्टिस इन देयर कॉलोनीज। उस समय पे ट्रांसपोर्टेशन इतना एडवांस नहीं था, सो दे कैन नॉट ईजिली गो टू देयर नेटिव कंट्रीज फॉर सीकिंग फॉर एनी जस्टिस, राइट। उस समय मुश्किल था, ऐसे आप रोज रोज अपने नेटिव कंट्री नहीं जा सकते थे। सो दे हैव गिवन सम जुरिडिक्शन पावर्स, क्रिमिनल एंड सिविल जुरिडिक्शन पावर, पर ये अपनी कॉलोनीज में ही कर सकते थे अपने लोगों के ऊपर, राइट। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट्स जो थे वो स्काई रॉकेट होने लगे। ये फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में टेरिटरीज को, और साथ ही साथ इसके बाद एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा इतिहास बदलने वाली थी। इसके बाद होती है हमारी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसी वॉर है जिसे आज मैं रेट्रोस्पेक्टिव वे में देखूं तो ये डिसाइड करने वाली थी कि इंडिया पे अब कौन राज करेगा। आपने हिस्ट्री की बुक में कई सारे से इसके बारे में फैक्ट्स और कई सारे से हिस्ट्री के क्रोनोलॉजीज पढ़ी होगी, बट ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव, ये वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय गवर्नर हुआ करते थे और नवाब ऑफ बंगाल यानी सिराजुद्दौला के बीच में होती है। बेसिकली ये लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि अराउंड 1717 जैसे हम देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारे ट्रेड प्रिविलेजेस मिल गए थे फ्रॉम द मुगल अथॉरिटीज़। एक अराउंड 1717 फारूक शियार जो उस समय के मुगल एम्परर थे, इनको एक और ट्रेडिंग प्रिविलेज दे देते हैं, एक इम्पीरियल फरमान दे देते हैं, जिसके वजह से अब ये बंगाल में यानी कि कोलकाता में जो उनकी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स पे अब इन्हें टैक्स नहीं देना था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल नवाब थे मुर्शिद क्वाली अली खां या अलवर्दी खां इस बात से नाराज थे क्योंकि उनके जो बंगाल के जो वेल्थ थी वो ड्रेन होना स्टार्ट हो गई थी इस ट्रेडिंग प्रिविलेज की वजह से। इसके बाद अलवर्दी खां के जो ग्रैंड सन थे वो
नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं, सराजुद्दौला। सराजुद्दौला पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे। इन्होंने डिमांड करी कि आप साल में हमें एक बार लमसम अमाउंट दे दीजिए, लमसम अमाउंट दे दीजिए, ताकि हमारा जो बंगाल की वेल्थ है वो ड्रेन ना हो, राइट। सो वी कैन ऑल्सो मेक सर्टेन प्रॉफिट्स, और इसके बदले में हम आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन भी देंगे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक काफ़ी सारी वॉर्स लड़ चुकी थी। जैसे कि फ्रांस की जो कंपनी थी, जैसे पोर्टुगीज़ के साथ हमने देखा, वो जीत लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फ्रांस की एक और कंपनी आई थी अपना डोमिनेंस सेटअप करने इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भी हरा देती है, और उसके साथ साथ इनका कॉन्फिडेंस जो था वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है, जिसकी वजह से ये बंगाल के नवाब के जो ऑर्डर्स थे उनको मानने से मना कर देते हैं। साथ ही साथ अब ये फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से सराजुद्दौला ने इनको मना करा था कि कलकत्ता में मतलब आप यू वोंट डू एनी फोर्टिफिकेशन, वी विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो अपने कॉन्फिडेंस में हाई थी, वो इस ऑफर्स को नेग्लेक्ट कर देती है, इग्नोर कर देती है, जिसकी वजह से सराजुद्दौला इनका एक फोर्ट विलियम्स जो कलकत्ता में है उसको सीज कर लेते हैं। और इसमें जो काम कर रहे थे ब्रिटिश सोल्जर्स, फोर्ट विलियम को सीज कर लिया जाता है, और इसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स काम कर रहे थे उनको एक डंजेंट, एक टाइप की जेल में बंद कर दिया जाता है ड्यू टू एक्सर्शन और ड्यू टू सफोकेशन। उस जेल की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसमें डाल दिए जाते हैं, और एक्सर्शन और सफोकेशन की वजह से वहाँ उन सभी लोगों की दे डाइड देयर, और इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। आपने हिस्ट्री में इसके बारे में काफ़ी सारी सी बातें सुनी होगी। अब इस इंसिडेंट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में एक एग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, एक एम्यूनिटी की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल। अब ये बात तो साथ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से डिसाइड कर लेती है दैट दे आर अगेंस्ट द इंडिया, और वो एक वॉर स्टार्ट कर देते हैं, जिसे आज के टाइम पे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। इस वॉर को एक करप्शन से जीता गया बेसिकली। अगर इसको इजीली एक्सप्लेन किया जाए तो सराजुद्दौला, ये वॉर थी सराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर। तो रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को एक ऑफर देते हैं दैट आई विल मेक यू द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। बस आप वॉर में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। और मीर जाफर इस एक्साइटिंग ऑफर को मना नहीं कर पाते हैं, और वो वॉर से पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से सराजुद्दौला ये वॉर हार जाते हैं। उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना भी दिया जाता है, बट ये एक पपेट की तरह बन के रह जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये जब डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इनको हटा के फिर इन्हीं के सन इन लॉ मीर कासिम को भी बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब मीर कासिम धीरे धीरे अपनी पावर्स को रीगेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्रिटिशर से अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए फाइट करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे अपने पावर्स को एक्सपैंड करके स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान इसके बीच में थोड़ी बहुत सी लड़ाइयाँ ये ब्रिटिशर्स के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलती है हिस्ट्री की दूसरी बैटल ऑफ बुक्सार। अब यहाँ से डिसाइड हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करने वाली है। कैसे? बैटल ऑफ बुक्सार मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव की तरह एक जो गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, हेक्टर मुनरो के बीच में हुई थी। पर मीर कासिम अभी तक इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले हरा पाए। तो इनके साथ साथ ये मदद लेते हैं शाह आलम सेकंड की, जो उस समय पे मुगल एम्परर थे, एंड ऑल्सो अवध के नवाब सिराजुद्दौला की। अब ये बैटल 3 वर्सेस 1 की हो गई थी, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी ये लोग हार जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन इस बैटल में जीत जाती है। पर ये बैटल जो थी ये सिग्निफिकेंट थी। सिग्निफिकेंट इसलिए थी, इस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम सेकंड, जो उस समय पे मुगल एम्परर थे, उनसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करवाई थी। 1765 की ये ट्रीटी इंडिया का पूरा वेल्थ ड्रेन करने वाली थी, क्योंकि इस ट्रीटी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ना। दीवानी राइट्स बेसिकली होते ऐसे हैं कि ये अब टैक्स कलेक्ट कर सकते थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से। सो
आप इसका सिग्निफिकेंस समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले यूरोप से कुछ गोल्ड लेके आती थी और उसके बदले में बहुत सारा सा रॉ मटेरियल ये इंडिया से खरीद लेती थी गोल्ड देके। बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट कर सकती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। अब इस टैक्स का कुछ पोर्शन ये मुगल एम्पायर को देते थे और बाकी के पोर्शन से ही रॉ मटेरियल को परचेज कर लेते थे। सो धीरे 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 यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल भी जा रहा था, प्लस अब टैक्सेस भी नहीं देने थे, तो जो नेटिव यहाँ के जो ट्रेडर्स थे उनकी भी वेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा था। रॉ मटेरियल भी जा रहा था, पैसा भी नहीं मिल रहा था और टैक्स भी नहीं कलेक्ट हो रहा था। तो ये एक ऐसा सिग्निफिकेंट ट्रीटी थी जहाँ से माना जाता है कि इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी वो अब यूरोप, ब्रिटेन के पास ट्रांसफर होने लग गई थी। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो स्काई रॉकेट हो गए थे और अब ये कंपनी मल्टी बैगर यूनिकॉर्न कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसका इम्पैक्ट ब्रिटेन पे भी पड़ता है। वहां जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी वर्कर्स थे वो बड़े बड़े रियल एस्टेट्स में पैसे इन्वेस्ट करते थे, लग्जरी गुड्स को खरीदने लग गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन की पार्लियामेंट और ब्रिटेन के क्राउन डिसाइड करते हैं दैट नाउ इट इज टाइम टू रेगुलेट द कंपनीज अफेयर्स। ब्रिटेन के क्राउन और ब्रिटेन की पार्लियामेंट अब कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बेसिकली ये चैप्टर यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हमने देखा जैसे 1600 में एक कंपनी फॉर्म होती है, सिंपल ट्रेडिंग कंपनी, और वो इंडिया में आके काफी सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेती है और अपना ट्रेड सेटअप कर लेती है, फुल फ्लेज ट्रेड सेटअप कर लेती है। इस दौरान हमने देखा कि काफी सारी सी बैटल्स भी इन्होंने जो हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट थी उनको फाइट किया और उनको विन ओवर किया दूसरे कंपिटिटर से। बट अब जो ये टाइम पीरियड था, अब ये टाइम पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है 1600 के बाद। एक था कंपनी रूल और एक हो जाता है क्राउन रूल। कंपनी रूल अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली आपकी बुक्स में कंपनी रूल को स्टार्ट किया जाता है 1773 से। बेसिकली यहां से ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देती है। आफ्टर द बैटल ऑफ बुक्सार यहां से पहला एक चार्टर निकालती है। जैसे चार्टर्स पिछले हमने स्लाइड्स में पढ़ा कि कैसे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट चार्टर्स के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली और लेजिस्लेटिव पावर को बढ़ाती चली जाती है इंडिया में। अब यहाँ से जो चार्टर्स ब्रिटेन की पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के को रेगुलेट करने के लिए निकालती है, इनके सारे मोनोपोली और लेजिस्लेटिव पावर्स को बेसिकली दे वांट टू कंट्रोल देम। तो 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है टिल 1858 तक। आपको ये ध्यान रखना है 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। जैसे कि आपने मंगल पांडे की स्टोरी देखी होगी, आमिर खान की एक मूवी बनी भी थी मंगल पांडे के ऊपर, राइट। सो यहाँ से बेसिकली एक इंडिया में पूरा एक रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश शासन और उसको विन ओवर कर लेते हैं और कुछ उसको सप्रेस किया जाता है और ब्रिटेन उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल करने लग जाता है इंडिया को, जिसे हम कहते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल स्टार्ट होता है हमारा 1858 से टिल 1947 तक। अब आपको ये चैप्टर दो पार्ट्स पे पढ़ना है। एक तो कंपनी रूल जो अब हम पढ़ेंगे 1773 से 1858 तक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्राउन रूल जो 1858 से 1947 तक। इसके बीच में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने काफी सारे से इंडिया के लेजिस्लेचर को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे से चार्टर्स और एक्ट्स निकाले थे, राइट। सबसे पहला एक्ट निकाला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कमेंस हुआ था 10 जून 1773 में, राइट। ये जो एक्ट था ये पहला स्टेप था ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे कि हमने बात की बैटल ऑफ बुक्सार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेड जो था वो बूम पे था, उनके जो प्रॉफिट्स थे वो स्काई रॉकेट हो चुके थे, एक मल्टी बैगर कंपनी बन चुकी थी, जिसका इम्पैक्ट ब्रिटेन पार्लियामेंट पे पड़ा जैसे हमने डिस्कस किया। उसके बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट को लगा कि अब हमें रेगुलेट करना है और उन्होंने पहला रेगुलेटिंग एक्ट निकाला जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब यहाँ से ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो इंडिया पे धीरे 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 एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड ट्रेडिंग कंपनी,
इसकी जो टेरिटरीज थी वो उसको एक्वायर कर लेगी। पहला एक्ट निकलता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें फर्स्ट स्टेप लिया जाता है ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट में एक और सिग्निफिकेंट चीज थी, जैसे कि हमने देखा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था वो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर चुकी थी और कई कई एरियाज में अपनी प्रेसिडेंसीज को भी सेटअप कर चुकी थी, जहाँ पे उनका कंप्लीट कंट्रोल था, कंप्लीट डोमिनेंसी थी ओवर द ट्रेड। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज जैसे हमने देखा, कुछ ऐसी प्रेसिडेंसीज थी इंपॉर्टेंट, जैसे बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इन सभी प्रेसिडेंसीज में एक गवर्नर हुआ करता था जो इनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को हैंडल किया करता था। हर एक प्रेसिडेंसी के पास एक गवर्नर हुआ करता था। ये प्रेसिडेंसीज इंपॉर्टेंट थी, दे आर देयर बैकबोन ऑफ ट्रेड। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में यहीं की एक प्रेसिडेंसी जिसे गवर्नर ऑफ बंगाल कंट्रोल किया करते थे, उनकी पोस्ट को इंक्रीज कर दिया जाता है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक ऐसी सीट तैयार कर रहे हैं जहां से पूरे इंडिया को गवर्न किया जा सके। ऐसे पहले गवर्नर जनरल बनते हमारे वॉरेन हेस्टिंग। ये आप प्रीलिम्स में काफी बार देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वॉरेन हेस्टिंग इसका आंसर है, राइट। सो गवर्नर ऑफ बंगाल। अच्छा, बंगाल अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट प्लेस थी। यहाँ का जो ट्रेड और यहाँ की जो लैंड फर्टिलिटी थी वो बहुत हाई थी एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। ये यहाँ का जो ट्रेड इंडस्ट्री थी वो वेल कनेक्टेड थी विद चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लेस थी। अगर यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया की मेजर पॉपुलेशन भी डिसाइड किया करती थी, तो यहाँ को अगर सेंट्रलाइज किया जाता है तो दे कैन गवर्न एवरी एरिया इजीली, जैसे कि उन्होंने किया भी। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। साथ ही साथ बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल की प्रेसिडेंसीज के। इसका बेसिक मतलब ये है कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है वो अपने सारे काम कर सकती है एक्सेप्ट वॉर एंड पीस के। किसी के साथ अगर वॉर करनी हो या किसी के साथ पीस ट्रीटी साइन करनी हो तो ये सिर्फ प्रिविलेज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास था, जो कि थे वॉरेन हेस्टिंग। इस एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था जिसके थ्रू हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे, राइट। सो ये हमारा प्रीकर्सर बनता है। जो आज की आप जुडिशियल क्रोनोलॉजी देखते हो हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट में, ये उसका प्रीकर्सर है। यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट का नींव रख दी गई है बेसिकली, राइट। खैर, अब जो 175 साल से जो कंपनी अपनी विल पे काम कर रही थी, फ्रीली काम कर रही थी, अब उसे अगर रेगुलेट करने के लिए कोशिश की जाएगी तो वो ऑब्वियस ही बात है कि वो रेजिस्ट करेगी। थोड़े बहुत से रेजिस्टेंस आए कंपनी के तरफ से, और साथ ही साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये इनफेक्टिव बनता चला गया कंपनी के अफेयर्स के अकॉर्डिंगली, राइट। इसके बाद आता है पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एक्ट था। पिट्स उस समय पे ब्रिटेन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, पिट्स यंगर इनका नाम हुआ करता था। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, इंडियन अफेयर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन अफेयर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करती थी उसको डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ले आए। अब कैसे? सिंपली ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। जो कमर्शियल फंक्शंस थे और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया गया। जैसे कमर्शियल फंक्शंस में जितना भी ट्रेड किया करती थी कंपनी वो सारे कमर्शियल फंक्शंस में आ गए, और जितने भी वॉर और पीस या फिर टैक्स कलेक्शन हो गया या पब्लिक डीलिंग जो करने स्टार्ट कर दिया था कंपनी ने, वो सारे पॉलिटिकल फंक्शंस में कैलकुलेट किए जाने लगे। अब कमर्शियल फंक्शंस को गवर्न करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वेयरएज पॉलिटिकल फंक्शन को गवर्न करने के लिए एक 6 मेंबर की कमिटी बनाई गई जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अभी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इनको रेगुलेट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इसमें
डोमिनेंसी में थे। और वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको रेगुलेट करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये डायरेक्टली कंट्रोल करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट्स। तो जितने भी पॉलिटिकल, मिलिट्री या सिविल अफेयर्स थे उनको गवर्न करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट करना स्टार्ट कर दिया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूरा इंटरेस्ट अब इंडिया की तरफ हो चुका था, यहाँ के बढ़ते प्रॉफिट और यहाँ के अबेंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स को देखते हुए। इस एक्ट में कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। साथ ही साथ फॉर द फर्स्ट टाइम जितनी भी कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हमने पढ़ी थी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, उनको ब्रिटिश पोजेशन बोल दिया गया पहली बार। अब यहां से ब्रिटिश पोजेशन के नाम से जाने लग गई वो। अभी तक सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी की जो प्रॉपर्टीज थी, जो टेरिटरीज थी, वो सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टेरिटरीज थी, फैक्ट्रीज जितनी भी थी, अब वो ब्रिटिश पोजीशन में काउंट होने लग गई। इसके बाद आता है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अपना आप में एक सिग्निफिकेंट एक्ट है, क्योंकि जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में मिली थी, वो मोनोपोली यहां एंड हो जाती है। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना, मतलब चाइना के साथ जो ट्रेड कर सकते थे वो उसमें मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। साथ ही साथ इंडिया में जितनी भी चाय हो रही थी, द प्रोडक्शन ऑफ टी, उसके ऊपर किसकी मोनोपोली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब सिर्फ दो मोनोपोली रह गई हैं, एक चाइना के साथ ट्रेड करने में और दूसरी इंडिया में चाय पत्ती पे, जितनी भी टी का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मोनोपोली है। अदरवाइज थस द ट्रेड विद इंडिया फॉर ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट टी वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। अब ब्रिटेन से कोई भी आके इंडिया में ट्रेड किया कर सकता था इजीली, किसी भी रॉ मटेरियल में, कॉटन हो, सिल्क हो, स्पाइसेस हो, सॉल्ट हो या ओपियम हो, सिर्फ टी को छोड़ के आप किसी भी उसमें ट्रेड कर सकते थे ब्रिटेन के साथ। दिस वॉज लास्टेड टिल 1833 और उसके बाद ये भी हटा दिया गया। सेकेंड प्रोविजन जो था इसका और इंपॉर्टेंट था, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी उसे आपके इससे पहले वाले जो हमने चार्टर पढ़ा, चार्टर ऑफ 1784, यहाँ पे एनॉर्मसली ब्रिटिश की पोजीशन बता दिया गया था। एक वेगली ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया में बता दिया गया था कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज है वो ब्रिटिश पोजीशन में आती है। राइट, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी इंडिया में थी, एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया गया वो ब्रिटिश टेरिटरीज है। पोजेशन को हटा के टेरिटरीज, ब्रिटिश टेरिटरीज, डायरेक्ट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिशर्स का होगा उस पर। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस। साथ ही साथ यहाँ पे इस चार्टर के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया इंडिया में टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। 1 लाख रुपए का एनुअल बजट से पैसे भी निकाले गए टू प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन और एन एजुकेशन इन इंडिया। आप और मैं जो वेस्टर्न एजुकेशन को समझ सकते हैं और इंग्लिश को समझ सकते हैं बेसिकली और बात कर सकते हैं इंग्लिश में, ये वो चार्टर था जिसने इंडिया में इसको प्रोपोगेट किया। ये उसका रूट कॉज है सारी वेस्टर्न एजुकेशन का। राइट, 1 लाख रुपए के एनुअल बजट से पैसे भी निकाले गए थे। फाइन, इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अभी तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। 1773 का एक चार्टर एक्ट पढ़ा जिससे रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था कंपनी के अफेयर को। राइट, 1784 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल अफेयर्स थे और पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको डिस्टिंग्विश कर दिया गया, और इंडिया में जितनी भी टेरिटरीज थी कंपनी की उसको ब्रिटिश पोजीशन बोल दिया गया, ऐसी कि अब नाउ दे आर अंडर द ब्रिटिश पोजीशन। ब्रिटिशर्स का राज है, कब्जा है उन पे। राइट, इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जहां पे मोनोपोली को एंड कर दिया गया, ट्रेड मोनोपोली को। सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली रह गई थी और टी के साथ में ट्रेड मोनोपोली रह गई थी कंपनी की। साथ ही साथ यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट कर दिया गया, पिछले एक्ट में हमने पढ़ा। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को हम बोलते हैं सेंट हेलिना एक्ट। राइट, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलिना एक्ट।
सेंट हेलिना बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और ऐसी, जैसे इंडिया पे कब्जा कर रखा था, टेरिटरीज का एक्सपेंशन कर रखा था, साउथ अफ्रीका में एक उसके वेस्टर्न साइड पे एक आइलैंड पड़ता है, सेंट हेलिना उसका नाम था, वहां पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजेशन था। उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रिटिश पोजेशन में, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से हटा दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रिटिश पोजेशन में। उस इस चार्टर उसके लिए एक चार्टर निकाला जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसमें कुछ इंडिया के लिए भी प्रोविजंस थे, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये था फाइनलाइज स्टेप, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में फाइनलाइज स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन देख दो आप। जैसे हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल देखा, वैसे ही अब यहाँ पे आप फाइनलाइज स्टेप देखोगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बेंटिक। ये भी प्रीलिम्स में काफी बार पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है, तो उसको थोड़ा, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इनको सारे सिविल राइट्स दे दिए जाते हैं, सारी मिलिट्री पावर्स दे दिए जाते हैं, साथ ही साथ बॉम्बे और मद्रास की जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी उनको डिप्राइव करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दे दी जाती है। तो अब इनके पास सिविल राइट है, मिलिट्री राइट है, इनके पास लेजिस्लेटिव राइट है, ये कानून बना सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं, ये किसी के साथ वॉर कर सकते हैं, पीस कर सकते हैं। मतलब मोर और लेस अगर आप इनको आज के टाइम पे कंपेयर कर सकते हैं तो ये आज के टाइम के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होंगे भारत के। ऑल्दो उस समय पे मुगल डोमिनेंसी थी कंट्री में, बट अगर आप एक हाइपोथेटिकल कंपैरिजन करें तो ये आज के टाइम के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होंगे। इस चार्टर में एक और प्रोविजन था दैट इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी, इट एंडेड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब सिर्फ काम रह गया था प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन करने का, सिर्फ फाइल्स का काम रह गया था, आप ऐसा समझ सकते हैं। कमर्शियल फंक्शन से भी इनको हटा दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि अब आप ये भी रहने दो। बेसिकली यहां से आप देखेंगे कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है, और कंपनी का तो एंड हो जाता है 1874 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट इंडिया में ये काम 1858 में कंप्लीट हो जाता है। अभी हमने देखा कैसे कंपनी की पावर्स को, मोनोपोलीज को रेगुलेट कर दिया गया। सबसे पहले उनके अफेयर्स को रेगुलेट करा, फिर उनके कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग करा। उसके बाद हमने देखा एंड करा, मोनोपोली का एंड करा। जितनी भी मोनोपोली ने 1600 के चार्टर में मिली थी उसको बेसिकली ऑल्टर और फाउंडेशनल चेंजेस उसमें करती चली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट, विद द ओनली एम कि अब उनका मन कर गया है कि इंडिया में राज करेंगे, राइट। It also introduced the law members मकेले इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल के पास एक काउंसिल हुआ करती थी जो उन्हें एड एंड एडवाइस करती थी ओवर द मैटर ऑफ सिविल इंपॉर्टेंस। कोई सिविल के लिए लॉ निकालना हो, सिविल लेजिस्लेटिव राइट्स निकालने हो, मिलिट्री पावर्स के लिए उन्हें एडवाइस किया करती थी। तो ये काउंसिल एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी गवर्नर जनरल का, ये इन्हें हर काम के लिए एडवाइस किया करती थी। तो प्रोविजंस फॉर ओपन कॉम्पिटिशन इज नेग्लेक्टेड बाय दिस एक्ट। अब बेसिकली होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए एक सिविल सर्विसेज का पेपर निकाला जाता है। फाइन, सिविल सर्विसेज का पेपर निकाला जाता है। जितने भी हायर रैंक में ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडियंस, वो इंडिया में आके जो लोग काम करते थे, ये अभी तक इंडियंस के लिए नहीं खुला हुआ था। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में प्रस्ताव आता है कि इसे इंडियंस के लिए भी खोल देना चाहिए फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इंडियन थोड़ा ज़्यादा जानते हैं इंडिया के बारे में, तो उसके लिए खोल देना चाहिए। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो आपने 1784 के चार्टर में पढ़ा, पेट्स एक्ट में पढ़ा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बॉडी थी उसने मना कर दिया था कि ये काम नहीं होना चाहिए, इंडियंस के लिए ये पोजीशन नहीं खुलनी चाहिए। फाइन, रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियन एंड एक्वायर प्रॉपर्टीज वर लिफ्टेड। अब यूरोप से कोई भी आदमी यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज को खरीद सकता था और यहाँ रिसाइड कर सकता था। इंडियन लॉज वर कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड। जितने भी वर्बल लॉज थे इंडिया में उनको कोडिफाई कर दिया गया और कंसोलिडेट कर दिया गया। हिंदूज के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ। एक दो इंपॉर्टेंट चीज थी इस चार्टर में जो आपको याद रखनी है। नो इंडियन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कलर। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 का प्रीकर्सर है ये, जहां पे हमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट देखने के लिए मिलते हैं।
No person shall be discriminated on the basis of color, caste, creed, place of birth and sex. ये उसका प्रीकर्सर है भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 का. इस चार्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, इट एबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया. फाइन. इसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853. अब कंपनी के जो जितने भी अफेयर्स थे, कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था. कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे अब उनको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने. अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया इंडिया के गवर्नेंस में. इन्होंने सारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव राइट्स को अलग अलग कर दिया गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए. बेसिकली गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी, वो सारे लेजिस्लेटिव एक्शंस भी करती थी, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी करती थी. बट अब इन काम को अलग अलग कर दिया गया. फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव वर्क को इंपॉर्टेंस दी गई कि एक ये ऐसा काम है जो अलग से होना चाहिए. राइट. सो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई जाती है, 6 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई जाती है, एक काउंसिल बना दी जाती है 6 लोगों की, जिसे हम बोलते हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ICL, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहां पे आपका पार्लियामेंट का जन्म हो गया. जो आज आप पार्लियामेंट देखते हो, राज्यसभा और लोकसभा, यहां से निकली है. दिस इज द प्रीकर्सर, दिस इज द रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ इट. इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, इसी काउंसिल में कुछ लोकल रिप्रेजेंटेशन भी अलाउ कर दिए जाते हैं फ्रॉम दी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा प्रोविंसेस. इस ICL में बेसिकली होता क्या है, ये 6 लोगों की काउंसिल थी. 6 लोगों में से 4 लोग लोकल रिप्रेजेंटेशन से लेने लग गए थे. लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ का बोल रहे हैं? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. अब आपको प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट याद रखना है, ये लोकल रिप्रेजेंटेशन है, इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं है. बेसिकली यूरोप से जो लोग इंडिया में सेटल डाउन हो चुके थे, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे इंडियन लेजिस्लेटिव वर्क में. वो लोग पार्ट बन सकते थे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का. इस एक्ट ने सबसे पहले क्या काम किया, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हमने पढ़ी, विलियम बेंटिक की जो काउंसिल थी, जहां पे विलियम बेंटिक की जो काउंसिल थी, जहां पे हमारे पास सिविल मिलिट्री पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर्स थी, और हम कानून बना सकते थे और उसको लागू भी कर सकते थे इस काउंसिल के थ्रू. विलियम बेंटिक के पास कुछ काउंसिल मेंबर्स थे. इसी काउंसिल मेंबर को डिवाइड कर दिया गया लेजिस्लेटिव वर्क के लिए और एक एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए. फाइन. लेजिस्लेटिव वर्क के लिए 6 मेंबर काउंसिल बना दी गई, जिसे हम बोलते हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये आपकी प्री पार्लियामेंट है, प्री मैच्योर पार्लियामेंट है. आजादी के बाद यही पार्लियामेंट बन जाती है. फाइन. इस पार्लियामेंट में, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 लोकल रिप्रेजेंटेशंस थे. 4 जगह से लोकल रिप्रेजेंटेशन थे. पहला मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से. पर ये जो लोग थे, दे आर नॉट इंडियंस. यूरोप से जो लोग यहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे. तो प्रीलिम्स में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है. राइट. सो आपको ये ध्यान रखना है, ये लोकल रिप्रेजेंटेशन है, इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इस चार्टर में एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, कोवेनेंटेड सर्विसेज, थस ओपन टू ऑल इंडियन ऑल्सो. बेसिकली इसको समझ लेते हैं. अगर सिविल सर्विसेज की बात की जाए इंडिया में, तो सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन डाली थी वॉरेन हेस्टिंग ने. आपको नाम याद आ रहा होगा, ये हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे. राइट. इन्होंने फाउंडेशन डाली थी सिविल सर्विसेज की इंडिया में. पर अगर मैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज की बात करूं इंडिया में, तो वो कौन थे? कॉर्नवालिस. कॉर्नवालिस ने बेसिकली इंडियन सिविल सर्विसेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, कोवेनेंटेड एंड अनकोवेनेंटेड सर्विसेज.
कोवर्नेंटेड सर्विसेज हायर रैंक ऑफिशियल सर्विसेज थी, राइट। जो जैसे आज के टाइम पे आप आईएएस आईपीएस वाली सर्विसेज देखते हैं, टॉप 3 सर्विसेज यूपीएससी में, वो कोवर्नेंटेड सर्विसेज में इंक्लूडेड थी। अब ये कोवर्नेंटेड सर्विसेज सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए अलाउड थी। एंड अनकोवर्नेंटेड सर्विसेज में इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट ये लोअर सर्विसेज थी। पर ध्यान रखिएगा, इसका जो पेपर हो रहा है, चाहे वो कोवर्नेंटेड हो चाहे वो अनकोवर्नेंटेड हो, इसका जो पेपर हो रहा है वो ब्रिटेन, इंग्लैंड में जाके ही हो रहा है। सो इफ यू हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटीज कि आप इंग्लैंड जाके पेपर दे के आ सकते हैं, तो यस, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे उस टाइम पे। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कोवर्नेंटेड सर्विसेज को इंडियंस के लिए भी ओपन कर देता है कि हायर रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उसमें भी इंडियंस को इंक्लूड किया जा सके। फिर आगे जाके हम इसी को रिफॉर्म होता हुआ देखते हैं गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में, जो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में बेसिकली इसको रिफॉर्म करके दो सर्विसेज में डिवाइड कर दिया जाता है, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज कोवर्नेंटेड सर्विसेज ही थी, और सेंट्रल सर्विसेज जितनी भी आपकी लोअर रैंक सर्विसेज या फिर केंद्र के द्वारा जो ऑपरेट की जाती है वो वाली सर्विसेज हैं। जो आज भी आप यूपीएससी का पेपर भरते हैं तो टॉप 3 जो सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस, ये आपकी कोवर्नेंटेड या ऑल इंडिया सर्विसेज में काउंट होती है। और लास्ट जो बाकी सारी सर्विसेज हैं जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा होती है, वो आपकी सेंट्रल सर्विसेज में आती है, या अनकोवर्नेंटेड सर्विसेज आप उसे देख सकते हैं। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 में ये रिफॉर्म आया। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कॉर्नवालिस, फाउंडेशन किसने डाली? वॉरेन हेस्टिंग ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पेपर के लिए याद करनी चाहिए, राइट। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। अभी तक हमने देखा कैसे 1773 से कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट किया गया, फिर 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, राइट। कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया। देन 1813 में कैसे मोनोपोली से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को चेंज कर दिया गया इंडिया में, राइट। सिर्फ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड विद टी आपने देखा कि इसमें ही मोनोपोली रह गई थी, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए दी गई थी दैट यू हैव अ मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडियन ओशन रीजन, राइट। उसके बाद हमने देखा 1833 में कैसे कंप्लीटली कमर्शियल बॉडी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, राइट, खत्म कर दिया गया। देन वी हैव सीन रिसेंटली कि ऐसे 1853 में कैसे लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रलाइजेशन का फाइनलाइज स्टेप लिया गया 1833 में, और उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग अलग कर दिया गया बेसिकली, और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए इंडिया का, ऐसी कोशिश ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा की गई। अब इसके बाद आ जाती है 1857 की वॉर। काफी सारे से हिस्ट्री में आपने इसके बारे में चीजें पढ़ी होंगी हिस्ट्री की बुक्स में। 1857 के बाद आता है सबसे पहले गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858, और यहां से हम पढ़ते हैं क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 एक सिग्निफिकेंट एक्ट था जहां से ब्रिटिश जो क्राउन था उसका डायरेक्ट जो शासन था वो इंडिया पे लागू हो जाता है। देखते हैं क्या था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858। इसे गुड एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है, कहीं कहीं बेटर गवर्नमेंट भी लिखा जाता है। इसका कमेंसमेंट हुआ था 1 नवंबर 1858 के बाद, राइट। 1857 में वॉर आपने देखी, उसके बाद 1 नवंबर 1858 को ये कमेंस हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था रूल ऑफ कंपनी को रिप्लेस कर दिया जाता है रूल ऑफ क्राउन से। अब क्राउन डायरेक्टली यहाँ पे रूल करने वाली है। इट ऑल्सो चेंजेस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब कंपनी खत्म तो उससे रिलेटेड जितने भी चार्टर्स थे उनको भी चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंगली, राइट। वो क्राउन के फेवर में बनाए जाएंगे जो अभी तक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाए जा रहे थे, राइट। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया जाता है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, दैट ऑफ वॉइस रॉय, इंडियन वॉइस रॉय, राइट। एक वॉइस रॉय की पोस्ट बनाई जाती है जो कि क्राउन के एजेंट थे, डायरेक्ट एजेंट थे क्राउन के। दिस एक्ट ऑल्सो एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट, जो पिट्स ने डुअल गवर्नमेंट सेटअप करी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, उसको भी चेंज कर खत्म कर दिया जाता है। जब कंपनी नहीं है तो
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं होंगे, तो डुअल गवर्नमेंट भी सस्टेन नहीं कर सकती है। दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी होगी। दिस एक्ट एंडेड द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स ऑल्सो। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी हमारे पास ऑफिस बनाया जाता है। सो बेसिकली इस एक्ट पे हुआ क्या, 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया को गवर्न करने के लिए और रिवोल्ट ना हो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक आइडिया के साथ आती है इंडिया। अब इंडिया को गवर्न करने के लिए दो ऑफिस बनाती है, एक वाइस रॉय का ऑफिस और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, एसओएस, इसको एसओएस बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नाउ वाइस रॉय इज द डायरेक्ट एजेंट ऑफ क्राउन, जो ब्रिटेन में क्राउन बैठे हुए उनके डायरेक्ट एजेंट थे। ठीक है, ये इंडिया रहते थे और सारे अफेयर्स को फिजिकली और पर्सनली इंडिया में रह के सॉल्व करते थे। बट एक और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली एक आदमी था ब्रिटिश कैबिनेट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो कैबिनेट थी, जैसे इंडिया में होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते थे वो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। उन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर में एक मिनिस्टर को इंडिया की जिम्मेदारी दी जाती थी, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल थे। राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये अपनी रिपोर्टिंग किसको देते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वहां सारे रूल्स एंड बिल्स एंड लॉज को डिस्कस किया जाता था फॉर इंडिया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको रिस्पॉन्सिबल थी, क्राउन को। सो ये एक तरीके से दो पार्ट्स बना दिए गए इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो और अच्छे से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को हम संभाल सके। ऐसी ब्रिटेन पार्लियामेंट की एम था, एक विजन था 1857 में। सो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे दो यूनिट सेटअप कर दी गई है, एक वॉइस रॉय, आप हिस्ट्री में काफी सारे वॉइस रॉयस के नाम सुनेंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, कैनिंग जो थे फर्स्ट वॉइस रॉय बन जाते हैं इंडिया में। राइट, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स बना दिए जाते हैं ताकि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो इंडिया से रिलेटेड लॉज को एड्रेस कर सके, मतलब उनके बारे में डिस्कशन करके और क्राउन को रिपोर्ट कर सके कि दैट वी आर डूइंग दिस वर्क इन इंडिया टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ इंडिया। सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां पे हमने देखा कि 1600 से कैसे एक कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो 1858 तक इंडिया पे राज करती है, टेरिटरीज को एक्सपैंड करती है, ट्रेड को एक्सपैंड करती है। इसके बीच में वो काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ती है, जैसे प्लासी, बुक्सार, फ्रेंच के साथ, पोर्टुगीज के साथ। बट ये दो बैटल इंपॉर्टेंट है जहां से कंफर्म हो गया था कि अब यहां से राज ईस्ट इंडिया कंपनी का है। राइट, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और कैसे फिर वो इतना एक्सपैंड कर जाती है कि उसके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए खुद ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो स्टार्ट कर देती है लॉज बनाना। तो सबसे पहले लॉ आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट, एंड सो ऑन टिल 1858 का जो आपने गवर्नमेंट एक्ट देखा, गुड गवर्नेंस एक्ट जिसे हम बोलते हैं। अब यहां से ब्रिटेन की पार्लियामेंट कोशिश करेगी कि इंडिया को भी इंडिया के लोगों को थोड़े से लेजिस्लेटिव वर्क में इंक्लूड किया जाए, ताकि ये लोग कंप्लीटली हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, इंडिया के अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ अब मिडिल 18th सेंचुरी तक जो मुगल एम्पायर था वो भी कंप्लीटली वाइप ऑफ हो चुका था इंडिया से। अब डायरेक्ट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल किसका हो गया था, क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। क्राउन 1858 के बाद से डायरेक्ट कंट्रोल करने लग गई थी। अब हम 1858 के बाद से जितने भी चार्टर्स निकाले गए, गवर्नमेंट एक्ट निकाले गए और उनका क्या इम्प्लीकेशन पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसको एनालाइज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आया होगा।
इसके सेकंड पार्ट में हम 1858 से कंटिन्यू करेंगे। जाने से पहले आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, राइट। आई रियली डू अप्रिशिएट एवरी कमेंट। आपका कोई और डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। आई विल शॉर्टली बीइंग आंसर एवरी क्वेश्चन रिस्पेक्टेड टू दिस वीडियो। Thanks for joining and meet you in the second part. Thank you.